हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th के भूगोल के बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम इकाई 1 के गा में पढ़ेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से TRE 1.4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और यहाँ से अक्सर सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन एवं वन प्राणी संसाधन। ये सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है। ये सत्य है कि जो आग है, आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है, किंतु इस महान आविष्कार के विनाश की इतिश्री भी किया और इसकी सबसे पहली आहुति वन एवं वन प्राणियों की हुई। जब पके हुए मांस का रसास्वादन हुआ तो वन प्राणियों का आखेट एवं पकाने तथा भूनने के लिए ईंधन संसाधनों के रूप में वनों की लकड़ियों का उपयोग एक आम बात हो गई। वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इससे अटूट संबंध है। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल उपहार है। सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा। वन एवं वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में लाने के लिए, जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा, फूड एनर्जी का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। क्या आप जानते हैं कि वन उस बड़े भूभाग को कहा जाता है जो पेड़ पौधों झाड़ियों के द्वारा आच्छादित होते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन, और जो मानव के द्वारा विकसित किए जाते हैं वो मानव निर्मित वन या वानिकी कहलाते हैं। वानिकी क्या है? जो मानव द्वारा निर्मित वन होते हैं उन्हें हम वानिकी कहते हैं। और वन जो विविधताओं का आवास होता है। जीवों की विविधता जंगल की शान होती है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वन और वन प्राणी एक दूसरे के हमसफर होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के अटूट बंधन या हमसफर है। ये पृथ्वी के लिए सुरक्षा का कवच होता है। ये संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आग की खोज ने मानव सभ्यता को एक महान आविष्कार भी किया था। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं ऊपर, बस वानिकी शब्द जो है यहाँ पे समझना है कि अगर वानिकी शब्द आ जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, ये ज़्यादा जरूरी है। तो वानिकी का मतलब होता है मानव निर्मित वन, है ना, या मानव के द्वारा निर्मित किए गए वन ही वानिकी कहलाता है। तो ये ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। मानव में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ के लोग आरंभ में वन प्रिय रहे, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं से मिलता है। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौड़ में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया। हम वन और वन प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे और तेजी से इस संसाधन का विद्रोहन कर रहे हैं। वस्तुतः हमें वन और वन जीव संसाधनों को संरक्षण देना चाहिए, अर्थात इसको बचाना चाहिए। वन और वन जीवों की रक्षा हमको, अर्थात इसकी संरक्षण भी करनी चाहिए। वन और वन जीव संसाधन के प्रकार और विवरण। वन्यजीव संसाधन के प्रकार और वितरण के बारे में जानते हैं। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। यह करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है और रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में प्रथम है। ब्राजील में 478 करोड़ हेक्टेयर, कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर, चाइना में 197 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 194 करोड़ हेक्टेयर और कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं।
और भारत की बात किया जाए तो भारत जो है 1 हेक्टेयर के मामले में ये मात्र 68 करोड़ हेक्टेयर पर ही है। सबसे ज़्यादा रूस में देखने को मिलता है, यहाँ पे 809 करोड़ हेक्टेयर है। उसके बाद विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? रूस। ब्राज़ील में 478 करोड़, कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 309 करोड़ हेक्टेयर और वही चाइना में 197 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 194 करोड़ हेक्टेयर, कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। अर्थात यहाँ पे बात किया गया कि भारत विश्व का 10वां ऐसा देश है जहाँ पर वन विस्तार के नज़रिए से देखा जाता है। FAO, अब यहाँ पे फुल फॉर्म समझ सकते हैं कि FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 1963 में घट करके 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया है। 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया, किंतु 2005 में इसमें कुछ सुधार आया और स्थिति लगभग 1948 के समान हो गई। अर्थात कुल वन क्षेत्र 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया है। ये विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है और भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन फैले हुए थे। वन सर्वेक्षण FSI के अनुसार बात करें तो 20.55% जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। IRSP 6 संसाधन उपग्रह लेस थर्ड कि एक सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं कि इमेजनरी से भारतीय वन की वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त हुआ। और इसकी 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं, ताकि जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.67% ही है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो 1948 में इसकी रिपोर्ट आई थी कि पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था 1948 में। वही 1963 में घट करके 3.8 अरब हो गई, लेकिन कुछ सुधार होने के बाद 1990 में इसमें कुछ सुधार हुआ। 2005 में जो अब 2005 में इसमें कुछ सुधार हुआ और स्थिति फिर 1948 के समान लगभग हो गई। तो लगभग कितना 3.952 अरब हेक्टेयर रह गया। ये विश्व की भौगोलिक क्षेत्र का केवल 30% ही है और भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर फैले हुए थे। और ये अगर वन सर्वेक्षण FSI के अनुसार बात करें तो 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार है। और एक सैटेलाइट है उसे हम बोलते हैं IRSP 6 संसाधन उपग्रह लीस तीसरा। यह एक क्या है? एक संवेदी उपग्रह रिमोट है। इसके अनुसार जब बात किया जाए तो भारत में उसके अनुसार बात करें 2005 में 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, अर्थात 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं, जो कि देश का 20.60% ही है। भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है। यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हैं, किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे, जहाँ 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन विकसित हैं। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अत्यंत सघन वन या कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्ष का घनत्व 70% से अधिक है। सघन वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% है। खुले वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10 से 40% ही है। झाड़ियों एवं वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से कम है। मैंग्रोव वन ये तटीय वन हुए।
तटीय वन हैं, अर्थात वृक्षों के घनत्व के आधार पर अगर बात करें तो वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे भारत के वनों का विस्तार हर जगह समान नहीं, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम। वही अंडमान निकोबार में देखा जाए तो यहाँ पे 90.3% वन ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे वनों की सघनता या यहाँ पे वन के मामले में सबसे आगे है, जहाँ पे 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन विकसित है। और 5 प्रकार के वन का विस्तार देखने को मिलता, एक अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियों एवं अन्य वन और मैंग्रोव वन जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक एक करके विषय में जानेंगे। अत्यंत सघन वन, ये भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम, सिक्किम को छोड़ करके सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। सघन वन, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। खुले वन में बात करें तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। 7.12 और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। झाड़ियां एवं अन्य वन, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से कम है, इसीलिए ये क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। तो यहाँ पे झाड़ियों और वन का विस्तार देखने हैं। फिर मैंग्रोव वन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो बिहार के तटीय क्षेत्र जो होते हैं वो मैंग्रोव्स का मात्र 5%, जैसे कि 4,500 किलोमीटर क्षेत्र भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में है। इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव्स वन हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल, दमन द्वीप शामिल हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र अर्थात 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव वन हैं। पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र, जहां पे 47.6% इसके अंतर्गत हैं, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। यही 21% क्षेत्र में मैंग्रोव्स का विस्तार और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव वंश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि पूछा जा सकता है कि किस विश्व के तटीय क्षेत्र का मात्र 5% ही है जहाँ मैंग्रोव वंश पाए जाते हैं। तो पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन है, इसके बाद गुजरात आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 12 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर देखा जाए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 0.14% क्षेत्र में ही मैंग्रोव्स हैं। पश्चिम बंगाल में वही सबसे ज़्यादा है, 47.6%। वही उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर गुजरात आता है 21% के साथ, और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जहां 14% मैंग्रोव वंश पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश के कुल वनाच्छित क्षेत्र 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। देश का कुल वनाच्छित क्षेत्र अर्थात 25.11% वन क्षेत्र के पूर्वोत्तर 7 राज्यों में है। भारत में 188
आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र 60.11% पाया जाता है और देश में वनाच्छित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है, जहां देश के कुल वनाच्छित क्षेत्र का 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, जहां 10.01, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर 28.25%, चौथे स्थान पर उड़ीसा, जहाँ 7.18% है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वां है, यहाँ 7.01% वन क्षेत्र है। संसार में 3 बिलियन हेक्टेयर में वन पाए जाते हैं। लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की जा चुकी। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है और मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। ये भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया, अर्थात 38 में से 17 जो क्षेत्र थे यहाँ पे वन क्षेत्र ही समाप्त हो गया। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों की वन की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 37 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र हैं। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का विस्तार, ये प्रशासनिक दृष्टि से वनों का विस्तार है। अभी हम इससे ऊपर पढ़ रहे थे किसके आधार पे वनों का विस्तार, तो ये हम घनत्व के आधार पे वनों का विस्तार पढ़े थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ये इसको कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, जैसे कि आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, रिजर्व फॉरेस्ट। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां काटी जा सकती हैं और ना ही पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने, वायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र अर्थात 54% आरक्षित वनों को घोषित किए गए हैं, अर्थात ऐसे वन जिनकी लकड़ियों को ना ही काटा जा सकता है और ना ही उसमें पशु चारण होता है, ऐसे वन आरक्षित वन कहलाते हैं। रक्षित वन, इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने, सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा अर्थात केवल 29% भाग पर ये रक्षित वन पाए जाते हैं। अर्थात रक्षित वन के अंतर्गत सरकार के निगरानी में वनों की कटाई, वनों के काटने, लकड़ी के काटने और पशु चराने की सुविधा, ये समझ लीजिए कि सरकार की देखरेख में किया जाता है, उसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ काट सकते हैं। और यहाँ पे वनों का कुल प्रतिशत पाया जाता है, रक्षित वन 29% पाया जाता है और आरक्षित वन लगभग 54% आरक्षित वनों घोषित कर दिया गया है। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं। सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वन क्षेत्र का 70% अवर्गीकृत वन है। तो कितने प्रतिशत आरक्षित वन हैं? तो 17% तक वन रक्षित हैं और इसमें ये अवर्गीकृत है, अर्थात इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये है भूमि जो होती है से सभी प्रकार
के वन आ जाते हैं, जैसे कि भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व होते हैं, ये स्वतंत्र एवं आवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया। इसमें जो है लकड़ियों के काटने, पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसे वन आवर्गीकृत वन कहलाते हैं और ये कुल वन क्षेत्र का 17% आवर्गीकृत वन है। आरक्षित एवं रक्षित वनों का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है और यहाँ कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात रक्षित है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र आवर्गीकृत हैं और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। वन संपदा तथा वन जीवों का हास्य संरक्षण, ये भी हम जानेंगे कि ये कैसे करना है। वन संपदा तथा वन जीवों का हास्य एवं संरक्षण। वन संपदा तथा वन जीवों का हास्य एवं संरक्षण। वन संपदा के हास्य उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विद्रोहन होने लगा था। लेकिन आज़ादी के बाद से वन एवं वन जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ। 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था, जो 21वीं सदी के आरंभ में ये संकुचित होकर मात्र 19% क्षेत्र में रह गया है। इसका मुख्य कारण था मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण, विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन। ये भारतीय वन सर्वेक्षण के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। कब? 1951 और 80 के बीच लगभग कितने? 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित झूम खेती अथवा श्लेष और वर्ण खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ। बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे वनों के विनाश का क्रम जारी है। तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता रहा। पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में हैं। डोलोमाई के जो खनन के कारण पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व जो है डोलोमाई के खनन, तो डोलोमाई का खनन कहाँ पर है? अगर देखा जाए डोलोमाई का खनन ये पश्चिमी बंगाल में है, जो भारी खतरे में है। इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों के नुकसान हुआ है। वनों एवं वन जीवों के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग की भी काफ़ी भूमिका रही। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास, नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्र में संवर्धन या वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के दौरान रोपण से हिमालय और ओक रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का विनाश हुआ है या नुकसान हुआ। हिमालय यव
या संकट में, मतलब कि हिमालय यव संकट में कैसे समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय यव अर्थात चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष होता है। हिमालय वन क्या, यह एक वृक्ष है जो चीड़ के प्रकार का या चीड़ के समान सदाबहार वृक्ष है। यह एक औषधीय पौधा है जो हिमालय या हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है और इसके अत्यधिक इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ जो हैं ये विलुप्त हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये यव क्या है। यव एक वृक्ष है जो चीड़ के समान सदाबहार वृक्ष होता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग अगर हम देखें तो इसके कैंसर के इलाज में हम इसका प्रयोग ये कैंसर औषधि के लिए पाया कहाँ जाता है, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके जैसे कि चिड़ी के छाल हुआ, पत्तियां हुआ, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है। कौन सा, तो यहाँ पे टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाएगा और इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दवाई विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। हिमालय यव, जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। तंग मतलब हो गया कम होता चला गया। भोजन, सुरक्षा, आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीवों का विनाश, है ना, एक बड़ा कारण है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए। यह लुप्त प्राय भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता के ही कारण कई दशकों से वन एवं जीवों पर विनाशकारी दबाव पड़ा है। जैसे आप क्या जानते हैं, हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की हैं। कितने? 15,000 भारतीय मूल की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आज भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। और लुप्त हो चुके प्रजातियों और लुप्त होने वाले प्रजातियों का विवरण मिलता है। यहाँ पर दिया है प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी और विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। जैसे कि पेड़ पौधे तो विलुप्त हो चुकी हैं लगभग कितने, 384 प्रजातियाँ, और विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है 19,079 पे। मछलियाँ हैं 21 लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ, और वही 343 हैं जो इसके खत्म होने के कगार पर हैं। उभयचर प्रजातियाँ 2 विलुप्त हो चुकी, 50 खतरे में हैं। वही सरीसृप देखा जाए, सरीसृप तो 21 विलुप्त हो चुकी और 170 खतरा बना हुआ। बिना रीढ़ वाले जंतु जो 98% तक इसमें विलुप्त हो चुकी और 1355 जो हैं ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। पक्षी तो 133 जो हैं विलुप्त हो चुकी हैं और 1037 विलुप्त होने के कगार पर हैं। स्तनपायी जो हैं विलुप्त होने के प्रजातियां, स्तनपायी जो 83 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी और 497 विलुप्त होने के कगार पर हैं। अर्थात 742 और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी हैं जैसे कि कृष्णासार। आप इन सबका नाम पहली बार सुनने होंगे। जैसे विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी आते हैं। उन प्रमुख प्राणियों में जैसे कि कृष्णासार है, चीतल है, भेड़िया है, अनूप मृग है, नीलगाय है, भारतीय कुरंग है, बारासिंगा, चीता, गैंडा, गिर सिंह, मगर, हसावर और हवासिल, सारंग, श्वेत सारस हुआ, घूसर बगुला हुआ, पर्वतीय बटेर और मोर, हरा सागर कछुआ,
और कछुआ, डिऊ योंग, लाल पांडा, ये आज जो हैं ये विलुप्त होने के खतरा इन सब पे मंडरा रहा है। वन जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित है। वन जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव जो हैं ये 3 हैं, जैसे कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। तो यहाँ पर वन जीवों के प्राकृतिक आवास जैसे कि जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि के जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण और बड़े बांध या अन्य परियोजनाएं इनके आवास की अतिक्रमण कर रही यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक निवास स्थान के छिन जाने के दबाव से वन जीवों की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। क्या आप जानते हैं निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर, भांगर, मान, टॉल भी कहा जाता है। प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण जनित समस्याओं में बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया और इनमें वन जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें और अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, इसके अतिरिक्त वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रदूषण जनित समस्याओं में क्या आता है, तो इसमें से जो बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दे दिया। इनमें से जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण पराबैंगनी किरणें आती हैं और हरित गृह प्रभाव हैं। इसके अतिरिक्त वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन जीवों के जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अगला है आर्थिक लाभ। रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों, जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होती है। चीन ऐसे वन जीवों के कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है। आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं। निरंतर शिकार भी वन जीवों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बना है। इसे अब सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक, धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है। यही नहीं, साहित्यविदों, कवियों, कलाकारों में इनकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया। भारत में तो आदि काल से वन एवं वन प्राणियों के महत्व को स्वीकारा गया है। प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में तथा विभिन्न पौराणिक एवं कर्मकांड साहित्यों में वनों प्राणियों को महत्व दिया गया। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में उगाते हैं। भारत के शासकों ने भी प्रकृति संरक्षण पर बल दिया और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेख में अंकित किया। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहांगीर उद्दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्रकृति संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन एवं वन्य प्राणियों से प्रेम का संबोधन होता है। क्या आप अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं? तो अमृता देवी जो थी ये राजस्थान के बिश्नोई गांव जोधपुर जिला की रहने वाली थी। इन्होंने 1731 में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। राजा के लिए नवीन
महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफी पश्चाताप हुआ और अपने राज में वनों की कटाई पर रोक लगा दिया। तो ये अमृता देवी कहाँ की रहने वाली थी? तो अमृता देवी हैं जो राजस्थान के बिश्नोई गांव जोधपुर जिला की रहने वाली थी। इन्होंने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर दिया था। वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की संकटापन्न अपादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम BSI कहते हैं, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया और इसी क्रम में असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक तैयार किए गए। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कई सारे चलाए गए और इनकी सूची को बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात BSI और FRI वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो देहरादून के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इन्होंने सूची बनाई जिसे रेड डेटा बुक का नाम दिया गया। इसी क्रम में असाधारण पौधे जैसे कि रियर प्लांट्स के लिए ग्रीन बुक, असाधारण पौधों के लिए रियर प्लांट्स या ग्रीन बुक तैयार किया गया। तो जानते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां समान रूप से चिन्हित होते हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ये संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम IUCN कहते हैं। ये IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस भी कहा जाता है। इस संस्थान ने विभिन्न प्रकार के पौधों प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। नंबर 1 सामान्य जातियाँ, वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे कि पशु, माल, चीड़ और कृंतक अर्थात रोडेंट्स जो होते हैं। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं। और शुभेद जातियां, इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया जिनकी संख्या घट रही है या वैसी जातियां जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या शुभेद है। दुर्लभ जातियां होती हैं कि इन जातियों की संख्या जो है बहुत ही कम या शुभेद है और यदि इनको प्रभावित रखने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, अंडमानी टील या निकोबारी कबूतर,
अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इसी वर्ग में आते हैं। इन्हें हम स्थानिक जातियां कहते हैं। जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि किसी एक विशेष क्षेत्र की विशेषता होती है, वहाँ पर जब ऐसे जानवर पाए जाते हैं जहाँ पर वो उसी क्षेत्र में अनुकूल रहते हैं रहने के लिए, तो हम उसे स्थानिक जातियाँ कहते हैं। विलुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई जाती है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। एशियाई चीता और गुलाबी सर वाली बतख एवं टोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण हैं, जो ये सारी चीज़ें देखने को इस प्रेजेंट टाइम में नहीं मिल रहा है। अर्थात जैसे गुलाबी सर वाली बतख, टोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि अब इन्हें उनके आवासों में देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए लुप्त जातियां हैं, क्योंकि ये लुप्त हो चुकी हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। संकटग्रस्त वन एवं वन जीवों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थान भी कार्यक्रम चला रही हैं। इनमें वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर अर्थात WWF विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के द्वारा वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है। इसे इन सीटू प्रयास कहते हैं। तो इन सीटू प्रयास क्या है कि वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है, उन्हें हम इन सीटू कहते हैं। और इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसी प्रकार इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है। इसे यक्स सीटू कहते हैं। यक्स सीटू के प्रयास से जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उन्हें संग्रहित किया जाता है, इसे हम यक्स सीटू कहते हैं। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में अर्थात राष्ट्रीय वन, विहार या अभयारण्य और जैवमंडल सम्मिलित होते हैं। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, विहार या अभयारण्य होते हैं और जैवमंडल सम्मिलित होते हैं। यक्स सीटू और इन सीटू का मतलब क्या होता है? तो यक्स सीटू का मतलब ये है कि वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है, उन्हें हम यक्स सीटू कहते हैं। और संकट और इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड संरक्षित क्षेत्र किया जाता है। इसी प्रकार इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है ना, उसे हम यक्स सीटू कहते हैं। जहाँ पे कृत्रिम संरक्षित क्षेत्र का विकास किया जाएगा उसे हम यक्स सीटू कहते हैं। वहीं जहाँ पे प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाएगा उसे हम इन सीटू कहेंगे। तो प्राकृतिक आवास में जब संरक्षित करेंगे तो उसे हम इन सीटू, वही अगर बात किया जाएगा कृत्रिम आवासीय संरक्षण में, उनको कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाएगा, उसमें हम यक्स सीटू का प्रयोग करेंगे, उसे हम यक्स सीटू कहते हैं। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, विहार और जैवमंडल सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्रित करना, पशु चारण, निर्माण कार्य। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को तालिका में दिखाया गया है। विहार क्षेत्र या अभयारण्य, यह एक ऐसा या सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। ये निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन्य उत्पाद
को एकत्रित करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है। वन जीवों की स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे कि घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चे सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जाता है। भारत में इनकी संख्या 448 है और बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है। बिहार में बेगूसराय का कांवर झील, दरभंगा का कुशेश्वर झील या कुशेश्वर इसके लिए, भारत में इसकी संख्या 448 है। जैव मंडल क्या है? यह वो क्षेत्र है जहां प्राथमिक के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के अनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र हैं। भारत में इनकी संख्या 14 है। तुम यहाँ पर जानेंगे मध्य प्रदेश और इनके राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है, और फांसिल राष्ट्रीय उद्यान मंडला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में, और पैंच राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, संजय डुमरी राष्ट्रीय उद्यान सिंधी। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। कर्नाटक में पाया जाता है गांधी सागर अभ्यारण्य जो मध्य सौर जिला में, वही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक, और भद्रा अभ्यारण्य जो चिकमंगलूर में है, और डिंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिणी कन्नड़ में, और सारावती वन्यजीव अभ्यारण्य ये शिवामोग्गा में, ये भी कर्नाटक के अभ्यारण्य हैं। राजस्थान में पाए जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी बिहार जो भरतपुर में है, और दर्रात अभ्यारण्य ये कोटा राजस्थान में, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में, और डेसर अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर ये भी राजस्थान में है। तो ये सभी राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। वही आंध्र प्रदेश में कामला वन्यजीव अभ्यारण्य जो आदिलाबाद आंध्र प्रदेश, किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, और मालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य नेल्लोर ये भी आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हैं। केरल में जैसे कि परिम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य पालघाट, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में, और विनायक वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी केरल में। उत्तराखंड अभ्यारण्य क्या? उत्तराखंड में पाए जाने वाले अभ्यारण्य में आते हैं जैसे कि कार्बेट नेशनल उद्यान नैनीताल में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, ये भी उत्तराखंड में है। केदारनाथ अभ्यारण्य चमोली, और चीला अभ्यारण्य ये गढ़वाल में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये बनारस में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शिवसागर 9 कौन में पाया जाता है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शिवसागर 9 गांव में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालपांडा में, और सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य दराग में, ये सब असम राष्ट्रीय उद्यान हैं। झारखंड में पाया जाता है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य ये पलामू में, और डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी ये पाया जाता है झारखंड में, ये झारखंड के अभ्यारण्य हैं। तमिलनाडु में जैसे कि मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में, और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये चेन्नई तमिलनाडु में पाया जाता है। महाराष्ट्र में जैसे कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में महाराष्ट्र में, और टोडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर मुंबई, और डाकना अभ्यारण्य अमरावती ये भी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान में गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़, और बालवाडर राष्ट्रीय उद्यान ये भावनगर ये
गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कुल्लू महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश, शिकारी देवी वन जीव अभ्यारण्य ये मंडी हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बंगाल के अभ्यारण्य जो हैं जैसे कि जलदापारा वन जीव अभ्यारण्य जो जलपाईगुड़ी में और सुंदरवन टाइगर रिजर्व 24 परगना ये पश्चिमी बंगाल के अभ्यारण्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य जो कमेगा में और जंदबा वन्यजीव अभ्यारण्य तिरप में पाया जाता है। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो मयूरगंज में है और चिल्का अभ्यारण्य जो पुरी में है, ये उड़ीसा के उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कांगेर छत्तीसगढ़, कुटोरू राष्ट्रीय उद्यान बस्तर चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, फिर उदयंती अभ्यारण्य रायपुर छत्तीसगढ़, तामोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान सरगुजा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दिन गांव राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे कंचनजंगा। मिजोरम में डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य आइजोल में है और नागालैंड इटेंगी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कोहिमा में पाया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2004-5 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान बिहार अभ्यारण्य जीव मंडल की सूची तालिका 2 में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों बिहारों जीव मंडल क्षेत्र को दर्शाया गया है। प्रजनन केंद्र प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों की प्रजनन दर में कमी आती है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनकी प्रजनन दर कम होने के कारण संकटग्रस्त सूची में शामिल हैं। इसीलिए जीवों के लिए प्रजनन केंद्र की सुविधा विकसित होनी चाहिए। हमारे देश में मध्य प्रदेश में पर्यावरण परिवर्तन के कारण घड़ियालों की संख्या में भारी कमी हो गई। इसीलिए इनके संरक्षण के लिए मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार उड़ीसा के नंदकानन में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो उजले बाघ यहाँ पर क्या लिखा है, उजले बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये नंदकानन उड़ीसा में, उड़ीसा के नंदन कानन में ये प्रजनन केंद्र है। वही अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। शिकार पर रोक वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए हाथ का एक प्रमुख कारण इनका शिकार और इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना है। इनका आर्थिक महत्व होने के कारण इनका दोहन होता। यद्यपि फंसाना, शिकार करना, व्यापार करना कानूनी रूप से वर्जित है, किंतु स्थानीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कालाबाजारी एवं तस्करी हो रही है, जिसके कारण वन्य जीव का तेजी से दोहन हो रहा है। इस पर सरकार के द्वारा सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। स्वयं सेवी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है और स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। बिहार के दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य पक्षी विहार क्षेत्र एक अच्छा उदाहरण है, जहां प्रवासी पक्षियों के शिकार व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जन जागरण के कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिला प्रशासक या प्रशासन के सहयोग से स्थानीय यूनेस्को क्लब के द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए यहाँ एक वॉच टावर का निर्माण भी किया गया है। जैव अपहरण की समस्या, यह आधुनिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीकी का प्रतिफल है। यह केवल वन प्राणियों के लिए गंभीर समस्या नहीं, वरन संपूर्ण मानव समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जैव अपहरण क्या है? प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। जैव अपहरण कहा जाता है बायोपायरेसी। बनती जा रही विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के आनुवंशिक गुणों का पता लगाकर दूसरे जीवों में एवं पौधों में प्रत्यारोपण के द्वारा अन्य प्रकार के जीव एक पौधे विकसित किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों में जैव अपहरण होता है, यानी आनुवंशिक गुणों की हेराफेरी की जाती है।
विकासशील देशों की जैव संपदा का विकसित देशों के द्वारा अपनाई गई बायोपायरेसी अर्थात बायोपायरेसी को जैव अपहरण कहते हैं। जैव अपहरण के कई उदाहरण देखने में आए हैं। उपयोगी जर्म प्लाज्म की पहचान तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन प्रतिस्थापन कर ऐसा संभव है। अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का चर्म या जर्म प्लाज्म भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज्म के समान है। पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले पंटडी प्लांड्रा ब्राजेनी ब्रेंजिन का नाम का पौधा इसी प्रभाव में आ गया। इसी पौधे में पाए जाने वाले एक प्रकार के प्रोटीन की मिठास चीनी में 2000 गुने से अधिक होती है। इसमें कैलोरी भी कम होती है। अमेरिका के द्वारा मिठास उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान कर ली गई। इस जीन को मक्का के पौधे में प्रतिस्थापित कर मकई के पौधे से चीनी से भी अधिक मिठास कम कैलोरी वाला जैविक उत्पाद प्राप्त करने की दिशा में शोध किए जा रहे। आप समझ सकते हैं कि इन गन्ने से चीनी का उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों के लिए यह जैव अपहरण एक प्रकार की चुनौती है। इसके लिए हम कई राष्ट्रों के द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और हॉट स्पॉट चिन्हित कर जैव संपदा पर पाबंदी लगाई जा रही है। हॉट स्पॉट क्या है? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इन सीटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट के पहचान पर जोर दिया था। तो किसने जोर दिया था? तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इन सीटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट के पहचान पर जोर दिया। हॉट स्पॉट के निर्माण के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं? देशज प्रजातियों की संख्या का निर्माण, ऐसी प्रजातियों जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है। अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। बाघ परियोजना क्या है? जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वन्यजीव संरक्षण में बाघ अथवा टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या जो है 5500 घट करके मात्र 1817 रह गई। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम का होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों के खाल का व्यापार और इनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। जो कि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। अतः ये देश ही शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में एक है और इसकी शुरुआत है 1973 में हुई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002, 1989 में 4334, परंतु 1993 में इनकी संख्या घट करके 36 तक पहुंच गई, 3600 तक पहुंच गई। भारत में 37,761 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरस्का जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के ये सभी उदाहरण हैं। तो बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना है जिसकी शुरुआत 1973 में किया गया था। 1985 में ये बाघ की संख्या 4002 हो गई और 1989 से
1989 में 4,334 हो गई, लेकिन वही 1993 में इनकी संख्या घटकर 3600 तक पहुंच गई, जो वर्तमान में 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं। बात किया जाए उत्तरांचल प्रदेश, बात अगर हम ये करें कि उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य अभ्यारण्य, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व हैं। समुदाय और वन संरक्षण, भारत के कुछ क्षेत्र में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के वन जीवों के आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि ये वन और वनस्पतियों से दीर्घकाल से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्र में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि और भैरवदेव डाको बिहार चोरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीव को बचाते हैं। आदिवासी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए आसपास के परिवेश पर निर्भर करते हैं। वो वन जीवों का आखेट, मछली पकड़ना, जंगली फल, कंद, बीज प्राप्त करना, सीमित मात्रा में कृषि साधन आदि से ही अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन आदिवासी को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा वन जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। अपने परिवेश में पाए जाने वाले संसाधनों के संरक्षण के प्रति ये अत्यंत सक्रिय तथा सचेत होते हैं। ये जंगली पौधों के बीज आदि के अंकुरण के मौसम में वन क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। अपने पालतू पशुओं को भी जंगल में प्रवेश से रोकते हैं। प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते। समय समय पर आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों के वन को स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त हो जाता है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही सफल नहीं हो रहा, बल्कि ये भी दिखाया कि स्थानीय लोगों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को कृषक में क्रमशः पारिस्थितिक के अनुरूप कृषि की जागृति आई है। जैसे कि टिहरी में किसानों के बीच भूमि बचाओ आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन के द्वारा आर्थिक रूप से लाभकारी कृषि संभव है। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसे कई देशों में स्वीकारा गया। तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्रों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। इसके नेतृत्व कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के प्रबंधन पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों को बचाने के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं।
जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। भारत में जैव एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा प्रेमी होते हैं। ये धर्म अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है। जैन समुदाय के बीच सूक्ष्म जीव की भी हत्या वर्जित है, अतः वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में इनके काफी योगदान रहता है। महात्मा गांधी ने 487 ईसा पूर्व में कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है, स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है। वन जीवों के संरक्षण के लिए कानून प्रावधान। वन जीव के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों कानूनी प्रावधानों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय नियम। वन जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत नियम कानून प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन और 1971 तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन जीव के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर सख्ती से अनुपालन करके वन जीवों की रक्षा की जा सकती है। आप इस डाटा को जरूर याद रखेंगे। संरक्षण, विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए वेटलैंड का कन्वेंशन 1971। राष्ट्रीय कानून। भारत विश्व के उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण वन जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51A जी वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम हैं। 1952 में भारतीय वन जीव बोर्ड के गठन के बाद वन जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख गंभीर हुआ और प्रांतीय स्तर पर भी वन जीव बोर्ड का गठन किया गया। तो 1952 में भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया था। कब? 1952 में। वन जीव सुरक्षा एक्ट जो 1972 आया, यहाँ पर 1952 है भारतीय वन जीव बोर्ड। उन्नीस में क्या हुआ था? 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड आया था। वही वन्यजीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए वन संरक्षण एक्ट 1980, नियमावली 1981 के भी कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया। वन जीवों के संरक्षण को ही ध्यान में रख करके प्रत्येक राज्य से कहा गया कि वे राज्य स्तरीय जानवर और पक्षी की घोषणा करें। राष्ट्रीय स्तर पर बाघ राष्ट्रीय जानवर और मयूर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वन जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन जीव कहते हैं। इस प्रकार पादप और जंतु वन जीव के 2 भाग हैं और ये जैव मंडल के अभिन्न अंग हैं। ये हमारी धरा पर अमूल धरोहर है। वन जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खालें, आवास आदि सामग्री एवं वन उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए श्रृंगार के समान हैं। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया। मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत, 2 सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय है। पादप।
हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार के जलवायु है वो सभी जलवायु यहाँ मिलती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर 8 वनस्पतिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। पहला है पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमायूं तक है। यहाँ पर चीड़, देवदार, कोढ़धार वृक्ष का फैलाव है। ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की प्रजातियां में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अधिक ऊंचे क्षेत्रों में अल्पाइन वृक्षों का विस्तार है। तो पश्चिमी हिमालयी वनस्पति में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाने वाले वनों में जैसे कि चीड़, देवदार, कोढ़धारी वृक्ष का फैलाव ये पश्चिमी हिमालयी वनस्पतिक क्षेत्र में है, जिनका विस्तार कश्मीर से लेकर कुमायूं तक देखने को मिलता है। दूसरा है पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र में ओक व छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। असम वनस्पतिक क्षेत्र ये ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते और सदाबहार वनों के बीच बीच में घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट दिखाई देते हैं। सिंधु वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया। बबूल, नागफनी, खेजरी, आख या ओक आदि यहाँ की प्रमुख पौधे हैं। गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र। अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ वन बहुत कम विस्तृत हैं। जहाँ तहाँ बांस, साल, खैर, तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र। इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया। यहाँ पर जैसे गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष के अलावा काजू, चाय एवं कॉफी के वृक्ष पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप या अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र। यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता है। भारतीय वनस्पतिक क्षेत्र BSI अर्थात भारतीय वनस्पतिक क्षेत्र के अनुसार यहाँ 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, जिसमें से 15,000 प्रजातियाँ वाहिनी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। 33% प्रजातियाँ देसी हैं जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। जंतु। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम निम्न वर्गों में रखा गया है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के अनुसार 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर दिया है प्रजातियां जैसे कि प्रोटिस्टा ये 25,277 प्रजातियां, आर्थ्रोपोडा की 68,379 प्रजातियां, मोलस्का 5,000 प्रजातियां, अन्य अकशेरुकों में 8,332 प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। इनमें कई लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इनके लिए 89 उद्यान, 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास प्रमुख है। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। जैव विविधता की उपयोगिता के ज्ञान के पूर्व आप यह जान लें कि जैव विविधता क्या है। आपने पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया होगा। वहां एक प्रकार धन्वंतरी पार्क में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे देखा होगा। तो दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष इसी वनों में उछलते कूदते बंदरों का आवाज तो कहीं सिंह, गैंडा, मगर को देख करके आनंदित हुए होंगे। छोटी बड़ी सुंदर पक्षियों की चहचहाट
सुन करके भाव विभोर हुए होंगे तो कहीं रेंगने वाले जीव सांप दिखाई पड़ा होगा। वास्तव में स्थानीय स्तर पर यह जैव उद्यान जैव विविधता का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष आदि ब्लू व्हेल करोड़ों जीवधारी का अधिवास है। ये अर्थों में ये पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। विगत 250 वर्षों से अधिक वैज्ञानिक जीवों पादपों की पहचान एवं नामों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने तो कई हजार वर्ष पूर्व में ही जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर शोध करके इसकी सूची तैयार कर नाम और प्रजातियां की खोज की थी। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता 2000 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया। 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोल्स लिनाइस ने लगभग 5900 प्रकार के पौधों और 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामांकन किया जा चुका है। इनमें 10 लाख से अधिक पशु हैं, 7 लाख पौधों की प्रजातियां हैं और एक अनुमान के अनुसार विश्व में 50 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। कुल प्रजातियों में से आधा से अधिक प्रजातियां विश्व के अज्ञात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते, जबकि वर्षा वन विश्व के स्थलीय भूभाग का 8% से भी कम क्षेत्रफल है। हमारे देश में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों का 8% लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में 60,000 जातियां भारत में हैं। वही 4100 मछलियों की प्रजातियों में से भारत में 1693 प्रजातियां हैं। 4100 से मछलियों की प्रजातियों में से केवल भारत में 1693 प्रजातियां हैं। विश्व की 9000 पक्षियों की जातियों में से लगभग 1200 भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% भारत में है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। पादप बहुल देशों में भारत 10वें स्थान पे। भारत एक महत्वपूर्ण वेबोलिवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, जहां से 167 महत्वपूर्ण कृष्ण पादप प्रजातियां हैं। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा फसलों का उद्भव। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में अभी भी हमारा ज्ञान बहुत कम है। जैव विविधता के संदर्भ में अभी भी हमारा ज्ञान बहुत कम है। इस भूमंडल पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की जातियां, प्रजातियां, उपजातियां संख्याओं से कहीं अधिक होने की संभावनाएं हैं। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक 10,000 नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है। हमारा देश जैविक विविधता के में समृद्ध देश है। सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत है। इनमें क्रमशः भारत का 4% और 5.2 भौगोलिक क्षेत्रफल है। विश्व के 25 हॉटस्पॉट हैं, इन्हें भी रखा गया। इसमें से असंख्य प्रकार के जैविक समूह रहते हैं। भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली, 60% एम्फेबीनियस, 33% रेंगने वाले प्रजातियां और 10% स्तनदायी प्रजातियां भारतीय मूल के हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से देशज क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध कुछ पश्चिमी घाट में भारतीय मूल के हैं। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। यह क्षेत्र अगले पृष्ठ की तालिका में प्रदर्शित है। क्या आप जानते हैं कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां हैं और इसकी सबसे अच्छी उदाहरण चावल है, जिसकी 50,000 से 60,000 किस्में भारत में पाई जाती है। जैवमंडल, कुल भौगोलिक क्षेत्र और स्थिति।
जैसे कि नीलगिरी है, इनका क्षेत्रफल 5220 है। स्थिति है इनका वायनाथ, नारहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली और सिरुवल्ली पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं। नंदा देवी और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंदा देवी अगर देखा जाए इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो इसका भौगोलिक क्षेत्र 2236.74 है। इसका अगर इसकी स्थिति देखी जाए किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में नंदा देवी है। ये चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले का कुछ भाग है। ऐसे नोकरेक है जो 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये गारो पहाड़ियों का भाग है जो मेघालय में है। नोकरेक मानस जो है ये असम में है और ये इसकी अगर भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए 2837 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। ऐसे कोकराझार, बोंगाईगांव, बरपेटा, नलबाड़ी और कामरूप दारंग जिलों में है। सुंदरवन है ये पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलता है। मन्नार की खाड़ी में 10,500 भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा है जो तमिलनाडु में है। वही ग्रेट निकोबार 885 किलोमीटर तक फैला हुआ अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और वही सिमलीपाल है जो 4374 मयूरभंज जिले के भाग में जो उड़ीसा में है। वही अगर डिब्रू साइकोवा देखें 765 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के भाग जो असम में है। डिब्रू साइकोवा असम में है। और देवांग जो देखा जाए ये 5111.5 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में शियांग और देबांग जिलों के भाग हैं। कंचनजंगा जिनका विस्तार 2619.92 किलोमीटर उत्तर और पश्चिमी सिक्किम के भाग हैं। पंचमढ़ी जो है ये 4926.28 किलोमीटर। वैसे बैतूल और होशंगाबाद छिंदवाड़ा जिले के भाग हैं, ये मध्य प्रदेश में। और वही अगस्तमलाई ये कहाँ, ये केरल में अगस्तमलाई पहाड़ियाँ जिसका विस्तार 1701 किलोमीटर तक है। वही अचान कमार या अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर दिंदौरी जिलों के भाग हैं और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के कुछ भाग हैं। राष्ट्र के स्वास्थ्य जैवमंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से हम आप परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधि, भोज्य दवाइयाँ, रेशों, रबर, लकड़ियों का शोधन है। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योगों में प्रयोग होता है। ये हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करता है और जैव विविधता की मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित है। आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। नवीन फसल के साधन के रूप में, दूसरा है अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में, तीसरा है नए जो विनाश पीड़ा नाशी के रूप में किया जाता है। मानव के भोजन पूर्णतया जैविक संसार से प्राप्त होता है। कई हजार प्रजातियां खाद्य योग्य पौधों की हैं, किंतु लगभग 85% संसार का भोजन 20 से भी कम पौधे की प्रजातियों से खेती के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शेष 15% पशुओं से उत्पादन किया जाता है। नई प्रजातियां की खोज बढ़ती जनसंख्या के भोजन के लिए सहायक हो गए। विकसित पौधों एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी हैं। बहुत सारी विकसित प्रकार की फसलें और अन्य उपयोगी पौधे प्रजनन क्रिया योजना के विकसित किए गए हैं। जंगली प्रजातियों का अनुवांशिकी का प्रयोग नए गुणों के लिए होता है, जैसे रोगरोधी अथवा विकसित घरेलू प्रजातियों की उपज के लिए। उदाहरण के लिए एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति ओर्जिया नियारा से किया जाता है।
एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति जो ओरजिया नियारा है, ये पूछ सकता है कि इसमें चावल की प्रजाति कौन सी है। तो ओरजिया नियारा जो है ये चावल की प्रजातियों के अंतर्गत आता है। जैव विविधता उपयोग बहुत सारे औषधि उपयोग में होता है। बहुत से सारे तत्व से रोग उपचार गुणों को पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। इसे पापावेर सोनीफेम फेरम से प्राप्त किया जाता है। क्यूनाइन जो होता है ये मलेरिया के लिए उपयोगी है। यह चिंचोना लेडजेंड्रियाना से प्राप्त होता है। टेक्सोल कैंसर रोधी औषधि है जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सैस बैकेटा टीबी बीफोलिया से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर परंपरागत दवाइयों का निर्माण पौधों से होता है। लगभग 25% भेषज दवाइयाँ केवल 120 औषधि प्रजातियों से तैयार किया जाता है। क्या आप दिसंबर 1987 की एक सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयुर्वेदिक एवं कानूनी दवाइयाँ पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार किया जाता है। आयुर्वेदिक जनक चरक ने हजारों वर्ष पूर्व पादप जंतु खनिज का उपयोग रोग उपचार के में किया था। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। यहाँ पर एक कहानी की बात कह रहे थे कि 1987 की एक कहानी एक सच्ची कहानी है। ट्रॉपिकल क्या है? ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नामक संस्था की एक टीम केरल में पश्चिमी घाट के जैविकीय अभियान पर थी। इस टीम के कानी आदिवासियों के कुछ सदस्यों को मार्गदर्शन के रूप में साथ लिया। वैज्ञानिक ने देखा कि यह लोग एक फल खा रहे थे जिससे उन्हें दुर्लभ मार्ग चलने के बावजूद काफ़ी ऊर्जावान बना दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसका भोग किया तो उन्हें भी अचानक ऊर्जा एवं शक्ति की अनुभूति हुई। वैज्ञानिकों में इस फल के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और मार्गदर्शक से जानकारी चाहिए, किंतु यह इनकार करते रहे। इसे वो केवल पावन और रहस्यमय फल बताते रहे और ये भी कहा कि यह फल हम लोगों के लिए है, बाह्य लोगों के लिए नहीं। जब काफ़ी आग्रह किया तो मार्गदर्शक ने इस पौधे को दिखाया जो इनके फल का साधन था और इसका नाम आरोग्य पाचा बताया। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली तो इस पर शोध किया तो पाया कि यह तनाव रोधक है। इसमें अन्य लाभकारी एवं गुणकारी सक्रिय तत्व हैं। आरोग्य पाचा एवं अन्य 3 औषधि पौधों के मिश्रण से एक औषधि तैयार किया और उसका नाम जीवानी दिया गया। और इसे टेगरी ने इसे बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी आयुर्वेद फार्मेसी को दिया और इसके लिए 10 लाख रुपए पंजीयन शुल्क लिया और 2% रॉयल्टी तय हुई। इस प्रकार कानी समुदाय ने इसे आधी रॉयल्टी प्राप्त कर अपने समुदाय के कल्याण हेतु एक ट्रस्ट स्थापित किया और देखा आपने एक पौधे ने कितना कमाल कर दिया। और यहाँ पर है कि ये तो क्रियाकलाप है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो कब? 2001 में। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव देखने को मिलता है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो और संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या खनिज संपदा से है। तो यहाँ पर कई सारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। चरक का संबंध किस देश से है? तो ये भारत से है। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग मलेरिया, कैंसर, एड्स या टीबी के लिए। टेक्सोल का उपयोग कैंसर। फिर है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार पश्चिमी तटीय
में पाया जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर। इनमें से कौन सी जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, यह घड़ियाल, व्हेल, डॉल्फिन या कछुआ, तो डॉल्फिन पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ, वेटलैंड कन्वेंशन या अफ्रीकी कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर का। अब संविधान की 21 का संबंध किससे है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो आपको शेष जिसका उत्तर हम नहीं बताए हैं तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए लेसन में, तब तक आप इसके पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।